तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप आर्टिकल से समझ ही गए होंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में। दक्षिण चीन सागर का ये जो विवाद है, ये चीन और उसके जो समुद्री पड़ोसी देश है उनके बीच बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाली एग्जामों में इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व मानचित्र पर दक्षिण चीन सागर कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, विश्व में 3 महत्वपूर्ण महासागर हैं। एक है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, दूसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और तीसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तो देखिए, जनरली ये तीनों महासागर आपको पता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। इसे ही इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है और यहाँ से जो विश्व की दिनांक है उसे मापा जाता है। तो अगर हम दक्षिण चीन सागर की स्थिति देखें तो दक्षिण चीन सागर का ये जो क्षेत्र है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। और अगर हम इसे एशिया महाद्वीप से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये है इंडिया, तो मतलब ये है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है दक्षिण चीन सागर। आगे देखिए दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आखिर विवाद का कारण क्या है, इस क्षेत्र को लेकर क्यों बार बार विवाद होता रहता है। तो दोस्तों, हाल ही में चीन की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा दक्षिण चीन सागर के इस क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और साथ ही चीन की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी एक सैन्य टुकड़ी को भी तैनात कर दिया है ताकि इस क्षेत्र में किसी भी देश को घुसने से रोका जा सके। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर चीन ने अवैध कब्जा किया है। इसीलिए देखिए, जो अमेरिका है उसने भी इस क्षेत्र में अपने फाइटर प्लेनों को तैनात कर दिया था ताकि इस क्षेत्र को चीन के चंगुल में जाने से बचाया जा सके। इसीलिए चीन और अमेरिका के बीच भी इस क्षेत्र को लेकर टकराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। देखिए, दक्षिण चीन सागर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर चीन के उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ लड़ाई या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसीलिए देखिए, वियतनाम का जो विदेश मंत्रालय है उसने हाल ही में इल्जाम लगाया है चीन पर कि चीन के जो तटरक्षक बल हैं उन्होंने वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली नौका को पार्सल द्वीप समूह के निकट डुबो दिया है, जिसके कारण वियतनाम और चीन के बीच भी इस क्षेत्र को लेकर हाल ही में विवाद की स्थिति बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और क्यों चीन इस क्षेत्र पर अपना अवैध कब्जा करना चाहता है, अर्थात इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण चीन सागर का ये जो क्षेत्र है ये दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में गिना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 3 लाख अरब रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हर साल इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो ये तो थी पहली चीज। दूसरी देखिए, दक्षिण चीन सागर में बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप स्थित हैं। इनमें से जो 2 महत्वपूर्ण द्वीप है वो है स्पार्टली द्वीप और पार्सल द्वीप। ये दोनों ही द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, इसीलिए भी चीन इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा जो समुद्री रास्ते से कच्चे तेल का व्यापार होता है उसका 30% व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र का कितना ज्यादा महत्व है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है या इस क्षेत्र का महत्व बढ़ा देती है वो है मत्स्य उत्पादन। दक्षिण चीन सागर का ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल विश्व में जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती है उसका 10% हिस्सा इस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर के इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है या अवैध कब्जा करना चाहता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन आता है कि दक्षिण चीन सागर का ये जो विवाद है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है या इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1947 में। 1947 में चीन गणराज्य में कुओमितांग सरकार का शासन था। इस कुओमितांग सरकार ने चीन के दक्षिण में जो दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है वहां पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी और इस काल्पनिक रेखा को इन्होंने नाम दे दिया 11 डैश लाइन का। और चीन की जो कुओमितांग गवर्नमेंट थी उन्होंने इस 9 डैश लाइन के अंदर में जितना भी क्षेत्र है उस पर अपना दावा ठोक दिया। आगे चलकर इसी कुओमितांग सरकार ने चीन पर अधिकार कर लिया और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और बाद में इन्होंने
टोंकिन की खाड़ी का जो क्षेत्र था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये टोंकिन की खाड़ी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया। जब कुओमितांग सरकार ने टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया तो अब 11 डैश लाइन घट के हो गई 9 डैश लाइन। तो अब जो 11 डैश लाइन थी उसको एक नया नाम मिला 9 डैश लाइन का। तो 11 डैश लाइन किस नाम से जाने जाने लगी दोस्तों? 9 डैश लाइन। आगे चलकर चीन की जो गवर्नमेंट है उसने 1958 में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और चीन की गवर्नमेंट ने इस घोषणा पत्र में ये बताया कि 9 डैश लाइन के अंदर, जो कि दक्षिण चीन सागर में है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, 9 डैश लाइन के अंदर का जितना भी क्षेत्र है वो चीन का क्षेत्र है, ऐसा चीन ने कहा किसमें? उसके घोषणा पत्र में। जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर जितने भी द्वीप आ गए उस पर भी चीन ने अपना अधिकार होने का दावा कर दिया। आगे देखिए, चीन के इस दावे से जो वियतनाम है उसके 2 महत्वपूर्ण द्वीप जो थे वो 9 डैश लाइन के अंदर आ गए और वो 2 महत्वपूर्ण द्वीप थे स्पार्टली द्वीप और पार्सल द्वीप। ये दोनों द्वीप भी किस में आ गए? 9 डैश लाइन के अंदर, जिससे चीन और वियतनाम के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले बात की थी, ये दोनों ही द्वीप प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्षेत्र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों चीन इस पर बार बार अपना अधिकार होने का दावा करता है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि क्या चीन का इस क्षेत्र पर दावा करना सही है? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसका कारण क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक समुद्र का अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि यूनाइटेड नेशन ने 1982 में लागू किया था। अब ये कानून क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसके अनुसार किसी भी देश की जो समुद्री सीमा रहेगी वो 200 नॉटिकल मील तक ही रहेगी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 200 नॉटिकल मील तक के जो समुद्री क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में कोई भी देश समुद्र में अनुसंधान कर सकता है, मछलियां पकड़ सकता है या उस क्षेत्र में टैक्स लगा सकता है। लेकिन उसके बाद का जो समुद्री क्षेत्र होगा वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर भारत के मैप में देख सकते हैं, ये जो भारत का समुद्री क्षेत्र है ये केवल 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। इसके बाद का ये जो क्षेत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सभी देश व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे देखिए, अगर हम इस विवाद पर भारत का स्टैंड देखें तो भारत भी यूनाइटेड नेशन का ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि समुद्र की सीमाओं को लेकर बनाया गया है, इसके सिद्धांतों का समर्थन करता है और भारत भी मानता है कि दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन होना चाहिए और किसी भी देश का इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर के इस विवाद का भारत पर क्या असर होगा और भारत की इसमें क्या भूमिका है। इसके अलावा आने वाले समय में इस विवाद से भारत को क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो देखिए, दक्षिण चीन सागर का ये जो विवाद है इसे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत के लिए ये जो विवाद है ये पूर्वी जो पड़ोसी एशियाई देश है उनके साथ रिश्ते सुधारने का एक मौका है। क्योंकि दक्षिण चीन सागर के इस विवाद के कारण चीन से उसके लगभग सभी पड़ोसी देश नाराज हैं। इसका जो फायदा है वो आने वाले समय में डेफिनेटली भारत को ही मिलने वाला है। इसीलिए भारत जो है उसने 2014 में अपनी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय और जो अमेरिकी देश है, जब भारत ने उनसे बहुत अच्छे संबंध बना लिए तो उसके बाद जरूरी था कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध अच्छे किए जाएं। इसीलिए भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को किसमें बदल दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके। एक और चीज़ देखिए, भारत वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ जो है निरंतर सैन्य उपकरणों का जो आयात निर्यात है उन्हें भी बढ़ाता जा रहा है, ताकि आने वाले जो भविष्य है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभरे और विश्व अर्थव्यवस्था की जो चीन पर निर्भरता है उसे आने वाले समय में भारत सीमित कर सकता है या खत्म भी कर सकता है। इसीलिए आपने देखा है कि भारत में भी चीनी वस्तुओं पर निरंतर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि भारत की भी जो चीन पर निर्भरता है उसे खत्म किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था दक्षिण चीन सागर का विवाद जो कि हमने सिंपली लैंग्वेज में डिस्कस किया है। चलिए अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो आने वाली एग्जामों में हमसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर की अगर विश्व मानचित्र पर कभी स्थिति पूछ लें तो दक्षिण चीन सागर एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है और अगर महासागर में इसकी स्थिति पूछ ले तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण चीन सागर एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। आगे देखिए,
दो महत्वपूर्ण द्वीप जो कि स्पार्टली और पार्सल द्वीप हैं किस सागर में स्थित है? तो ये दोनों ही द्वीप दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में स्थित है। इन्हीं को लेकर आपने देखा है वियतनाम और चीन के बीच बार बार क्या हो रहा है? विवाद। आगे देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। 11 डैश लाइन कहाँ पर खींची गई है? तो 11 डैश लाइन जो है वो दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में खींची गई है और इसे किस देश ने खींचा है? चीन ने। कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में। याद रखिएगा ये काल्पनिक रेखा है। आगे देखिए, टोंकिन की खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो टोंकिन की खाड़ी जो है वो दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में स्थित है। अगर हम चीन से इसका लोकेशन देखें तो चीन से टोंकिन की खाड़ी का लोकेशन है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। आगे देखिए, किसी भी देश की समुद्री सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार कितने मील तक रहती है? 200 नॉटिकल मील तक रहती है। अर्थात कोई भी देश 200 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा में मत्स्य पालन कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है या टैक्स भी लगा सकता है। लेकिन उसके बाद का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र कहलाता है। यूनाइटेड नेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1982 में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक से हमें आने वाली एग्जामों में पूछे जाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।